हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई का जो फोर्थ चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है उसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो हमारा है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर मैंने अपना एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास आपका m है। अब ये जो बॉक्स है इस टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलरली ऑन दिस सरफेस। परपेंडिकुलरली ऑन दिस सरफेस जो अमाउंट ऑफ फोर्स ये ब्लॉक इस टेबल के ऊपर लगाएगा इसी को कहा जाता है थ्रस्ट। बट इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फोर्स है ना उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एंगल पर अगर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसको हम थ्रस्ट नहीं कहेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि थ्रस्ट ना एक स्पेशल केस है जिसके अंदर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करती है सरफेस के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो आपका थ्रस्ट होगा ना वो आपका एक्चुअली में वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। वेट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसके बराबर होगा। अब आप जानते हो कि इसका जो मास है वो m है और g होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें हमारा वेट मिल जाता है। अब अगर ये बात रह जाती है कि अब ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो देखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि जो फोर्स है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो थ्रस्ट क्या है? वो उसी का एक स्पेशल केस है। जब कोई फोर्स परपेंडिकुलरली किस सरफेस पे एक्ट करे तो उसको हम कह देते हैं थ्रस्ट। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो एसआई यूनिट है वो एग्जैक्टली फोर्स जैसा ही होगा जो कि न्यूटन होता है। और दूसरा यूनिट क्या होता है आपका? डाइन। एंड आप अच्छी तरह जानते हो कि 1 न्यूटन आपका 10⁻5 डाइन्स के बराबर होता है और ये हमने स्टडी किया था। इसके अलावा इसके दो ग्रेविटेशनल यूनिट भी होते हैं। एक होता है आपका दैट इज केजीएफ और दूसरा था आपका जीएफ। 1 kgf आपका जी न्यूटन्स के बराबर होता है। मतलब नॉर्मली हम जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो यहाँ पे 9.8 आ जाएगा। तो जहां तक बात आ जाती है 1 ग्राम फोर्स की तो वो आपका 100 जी डाइन्स के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सिंपल है कि अगर जी की वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर 9.8 है तो 9.8 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका बन जाएगा 980 टाइम्स। क्लियर हो गया? तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ये है थ्रस्ट के बारे में। सो अ परपेंडिकुलर फोर्स इज बेसिकली नोन एज थ्रस्ट। क्लियर? तो चलिए अब हम प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना प्रेशर की, तो प्रेशर का मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन द सरफेस। मतलब देखिए, एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और मैंने इस पे लगा दी फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाई है। क्लियर हो गया? अब इस फोर्स का इस सरफेस पे क्या इफेक्ट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर की हेल्प से। तो देखिए, प्रेशर बेसिकली क्या है? प्रेशर का बेसिकली मतलब होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो थ्रस्ट का तो एसआई यूनिट न्यूटन होता है और एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर वाइज इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको बेसिकली हमने अपना प्रेशर का नाम दिया। ये जो यूनिट आप यहां देख रहे हो ना इसको एक्चुअली रिप्लेस करके हम एज अ पास्कल भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी ए से। तो बेसिकली क्या है? ये आपका पास्कल है। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली 1 पास्कल के बराबर होता है। क्लियर हो गया? और हाँ, आप अच्छी तरह जानते हो कि इसका जो दूसरा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपका अब 1 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर को अगर मैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो जस्ट मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो 1 न्यूटन में तो 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 10 की पावर 5 और नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, तो कैंसिल होकर इसका आंसर 10 आ जाता है। इसलिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। इसके अलावा इसके दो और यूनिट्स भी होते हैं जो हम स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आता है हमारे पास बार। जो बार है ना वो एक्चुअली में यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर होता है हमारा एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं ना डिफरेंट डेंसिटीज की लेयर्स ऑफ एयर्स हमारे पास होते हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जितना भी आपका एटमॉस्फेयर है वो किसी सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को कहा जाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है बैरोमीटर। तो ये होता है आपका बैरोमीटर। अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली बैरोमीटर क्या है। इस बैरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये क्या है मैं आपको एक जर्नल में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट 11th क्लास में मैं यही चीज पढ़ाता रहा हूँ। इन जनरल बताऊं तो एक्चुअली आपके पास एक बीकर होता है, इस बीकर में मर्करी होता है, फिर हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिसके जो लेंथ है ना वो 1 मीटर की लेंथ होती है। इस पूरे टेस्ट ट्यूब को मर्करी से फिल किया जाता है और उसको इन्वर्ट करके इस बीकर के अंदर डाल दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होता रहता है और एक पॉइंट पे आकर ना ये इसकी जो लेवल है वो फिक्स हो जाता है। इसकी ये जो लेंथ है ना आपकी, ये जो लेंथ है ये लेंथ एक्चुअली में 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर के बराबर होता है। अब एक बात समझने की प्लीज कोशिश करना, ये जो मर्क्यूरी इसमें फील्ड है ना, ये जो मर्क्यूरी इस पे फील्ड है ना, ये इस पॉइंट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है क्योंकि इसका वेट है ना, दिस इज क्या है, ये वेट है। उस वेट की वजह से इस पॉइंट पे क्या एक्ट करता है, प्रेशर, और वो प्रेशर आपका एक्ट करता है इस डायरेक्शन में। जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट करता है इस डायरेक्शन में। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं ना, उस केस में इसका जो लेवल है वो फिक्स हो जाता है। मान के देखिए अगर आपका प्रेशर बढ़ गया बाहर का तो इसका जो लेवल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर बाहर का लेवल आपका कम हो गया तो ये जो लेवल है ये आपका नीचे की तरफ आ जाता है। तो बेसिकली इसका जो लेवल है वो इस बात पे एडजस्ट करता है कि जो भी मर्क्यूरी कॉलम अंदर डला है ना उसके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है एट दिस पॉइंट वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, एक नॉर्मल सिनेरियो में, मतलब एट सी लेवल, मतलब हम विद हाइट प्रेशर आपका जो है वो वेरी करता है ना, तो हम एट सी लेवल्स की स्टडी करते हैं। तो एट सी लेवल जब हमने इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया तो 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर आता है। ठीक है, इसी को ही 1 बार भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, 1 बार। सो बेसिकली जो 1 बार होता है वो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, बट ये वैल्यू जो है ना 1.013 तो अप्रोक्सीमेटली 1 ले ली जाती है। सो बेसिकली क्या है, ये आपका 1 बार भी होता है। क्लियर हो गया। और हाँ, जो 1 atm है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्चुअली में उस प्रेशर के बराबर होता है जो कि आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ जो मर्क्यूरी है, देखो ना यहाँ पे Hg 76 सेंटीमीटर लेंथ में जो मर्क्यूरी है ना वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बैरोमीटर के अंदर, एग्जैक्टली वो 1 atm के बराबर होता है। इज दैट ओके? तो मतलब मैं क्या करता हूं, ये जो 76 सेंटीमीटर आपके पास है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस हाइट का इस्तेमाल करता हूं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी का इस्तेमाल करता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करता हूं। तो प्रेशर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। जब इसको फॉर्मूले को सॉल्व किया गया तब जाके पता लगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 1.013 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्लियर हो गया? सो ये है बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
चलिए अब हम कुछ और प्रेशर के बारे में स्टडी करते हैं। तो कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर हम समझते भी हैं और समझाते भी हैं। जैसे कि ये है एक मेरे पास बड़ा अच्छा सा एग्जांपल। इस एग्जांपल में वो कहता है कि अगर मैं मैट्रिक्स पे लेटा हूं और अगर मैं उस पर खड़ा हूं, तो इन दोनों कंडीशन में देखा जाए तो मैट्रिक्स ज्यादा सिंक करती है तब अगर मैं खड़ा हूंगा। देखिए प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि हमारे पास जो प्रेशर है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। देखिए इन दोनों कंडीशंस के अंदर ना, ये वाला कंडीशन और ये वाले कंडीशन की बात हो रही है, इन दोनों कंडीशन के अंदर जो इसका वेट है वो तो एग्जैक्टली सेम है, दोनों का वेट क्या है, सेम है। बट वो कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि इस केस में देखो तो इसका एरिया क्या है, कम है, और इस केस में देखो तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। तो अगर आपका एरिया होगा कम तो इस पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और अगर आपका एरिया होगा ज्यादा तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी वजह से आपको ये जो फिनोमेनन है ये ऐसा देखने को मिलता है। चलिए एक न्यूमेरिकल से आपको ये चीज समझाता हूं। देखिए मेरे पास यहां पर ना सेम ब्लॉक है, बट इसको जो ओरिएंट है वो अलग तरीके से किया हुआ है। इन दोनों का जो वेट है वो मान लेते हैं कि 4 kgf है आपका। इसका भी 4 kgf वेट है, इसका भी 4 kgf वेट है। बट अगर आप देखेंगे तो ये रेड रंग जो आप यहां देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है ये मेरे सरफेस के टच में है, और जब इसको दूसरे तरीके से ओरिएंट किया तो ये वाला जो सरफेस है ये आपका मेरे सरफेस से टच हो रहा है। आपके टेबल पे मान लो इन दोनों को रखा हुआ है मैंने। तो इस केस में प्रेशर क्या क्या होगा, देखिए अगर मैं पहले केस की बात करता हूं तो देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ना। तो फोर्स तो आपका लग रहा है 4 kgf का, तो मैं यहां लिख देता हूं। और एरिया की बात करूं तो इसकी लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर जो कि ऊपर दी हुई है, और जो ब्रेड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। मैं आपको बताऊं, मैंने एक्चुअली बहुत ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम बच्चे ना यूनिट्स में गलती कर देते हैं। तो प्लीज साथ साथ देखते जाइए मैं कैसे वो कर रहा हूं, तो उसमें कभी गलती ना हो आपकी। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4 kgf, जो है वैसे लिखना है हमने। 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है आपका। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 0.08 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे केस में। अब दूसरे केस में देखा जाए तो देखिए प्रेशर फिर से फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स यहाँ पे क्या है, इसका वेट ही है जो कि 4 kgf का है, डिवाइडेड बाय, अगर आप इस केस में देखेंगे तो जो इसकी लेंथ है वो आपकी 20 सेंटीमीटर की है और जो ब्रेड्थ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर की है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 4 kgf डिवाइडेड बाय 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये से आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 kgf पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए बॉडी एक ही है, बट रखने के तरीके से, मतलब जो एरिया है, जो कांटेक्ट में एरिया है, उसकी वजह से प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो एक बात आपको अच्छे से अब यहां पे समझनी होगी, और वो ये है कि मेरा जो प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, कितनी आपने फोर्स प्रोवाइड की है। जितना ज्यादा फोर्स या थ्रस्ट आप प्रोवाइड करते हो प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है अगर फोर्स कांस्टेंट है। मतलब इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, तब मेरा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मतलब जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। अब इसके बेसिस पे हम कई सारे, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। इसकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। अब देखिए इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास रेल रोड है। अब आपको पता ना कि जो इसका एरिया होता है वो बहुत कम एरिया, देखो ये जो एरिया इसका इतना ही है, इतना ही है, और जो ट्रेन है उसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो रेल रोड्स हैं ये आपके जमीन के अंदर ना चले जाएं, सिंक ना हो जाए, इसके लिए ये जो वुडन स्लीपर्स है ना इनको लगाया जाता है। अब वुडन स्लीपर्स का काम सिर्फ इतना है क्योंकि ये ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है, और इसी वजह से जो ट्रेन है वो आपका सिंक नहीं करता, जो रेल रोड है वो आपका सिंक नहीं करता। आप देख ही सकते हो कितने सारे वुडन स्लीपर्स आपके लगाए हुए हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एरिया इंक्रीज हो जाए
और प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है ट्रेन वो कम हो जाए, जिसकी वजह से जो रेल रोड है वो आपके नीचे ना जा सके। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन होता है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ बुर्ज खलीफा की, अब देखिए ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है आपकी। अब इस केस में जितना मर्जी टॉल होता जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत वाइड होती है, मतलब उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा इसलिए होता है ताकि जितनी मर्जी आप हाइट ऊपर इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो उसका इतना बड़ा जो वेट है वो ग्राउंड पे ही एक्ट करेगा ना, तो उसका प्रेशर कम एक्ट करे, इसलिए जो फाउंडेशन है, जो नीचे वाला बेस है वो बहुत बड़ा रखा जाता है, उसका एरिया बहुत ज्यादा रखा जाता है। इसलिए ज्यादा अगर एरिया होगा तो कम प्रेशर आपका एक्सर्ट होता है।